गुड मॉर्निंग आप सभी को। जी मेरा नाम अमनदीप सिंह है। अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से मैं आप लोगों को इंडियन इकोनॉमी मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था सब्जेक्ट आने वाले CGPSC के कोर्स में आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो आज इस क्लास में हम बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ी सी कुछ सामान्य बातें करेंगे। इसके अलावा हमारा जो सिलेबस होने वाला है CGPSC में उसके बारे में भी थोड़े सा डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए थोड़ा सा बोर्ड की तरफ नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इंडियन इकोनॉमी में सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र क्या होता है। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र क्या होता है। यहाँ पर 2-4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन पे थोड़ा फोकस करेंगे, फिर अच्छी तरह से समझेंगे कि इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का मतलब होता क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो इकोनॉमिक्स है ये एक सोशल साइंस का पार्ट होता है, मतलब सामाजिक विज्ञान की ही एक ब्रांच का एक पार्ट होता है इकोनॉमिक्स। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स के अंदर सोसाइटी fulfill his needs by limited resources which are given to our society। मतलब बोलने का मतलब ये है कि सोसाइटी की जो वांट्स एंड नीड्स है ना वो बहुत ज़्यादा है और उसको पूरा करने के लिए जो उनके पास रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड है, बहुत ही कम है। तो सोसाइटी इकोनॉमिक्स के अंदर कोशिश ये करती है कि वो अपने लिमिटेड वांट्स को अनलिमिटेड नीड्स या अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेस के द्वारा पूरा करने की कोशिश करे। चलिए एक एग्जांपल के रूप में इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि एक फार्मर है, एक स्टूडेंट है और हमारे पास एक इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब एक बिजनेसमैन है ना। एक फार्मर की नीड या फार्मर की ज़रूरत क्या है? फार्मर को चाहिए प्रॉपर रेनफॉल या प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी, मतलब पानी चाहिए होता है। फार्मर को क्या चाहिए होता है? पानी। फार्मर मतलब किसान। तो फार्मर को ज़रूरत होती है रेनफॉल और इसके अलावा एक फार्मर को ज़रूरत होती है फंड्स, पैसों की, जिससे वो अपनी खेती जो कृषि है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सके। तो एक फार्मर की बेटा जो नीड होती है वो होती है रेनफॉल और उसके अलावा लोन या फंड्स। इसके अलावा अगर एक स्टूडेंट की बात करते हैं तो स्टूडेंट को आज की डेट में जो एक अच्छे स्टूडेंट होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, है ना। तो एक स्टूडेंट को चाहिए भाई एजुकेशन और उसके अलावा आगे चल के एक स्टूडेंट को चाहिए होता है जॉब। ओके, तो एक स्टूडेंट की नीड या वांट क्या है? एजुकेशन या जॉब। और तीसरा होता है एक बिजनेसमैन जिसको चाहिए होता है मैक्सिमम प्रॉफिट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अपने बिजनेस में। और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होता है रॉ मटेरियल, मतलब कच्चा माल। बिजनेस को चलाने के लिए रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल मतलब कच्चे सामान की अच्छी तरह से पूर्ति भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो एक बिजनेसमैन को प्रॉफिट के साथ साथ रॉ मटेरियल चाहिए होता है अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से चलाने के लिए। अब अगर हम इन 3 कैटेगरीज की बात करते हैं तो फार्मर की जो वांट है वो स्टूडेंट से बिल्कुल अलग है और एक स्टूडेंट की जो वांट है वो बिजनेसमैन से बहुत अलग है ना। हो सकता है कि बिजनेस को रॉ मटेरियल मतलब कच्चा सामान बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन स्टूडेंट के लिए वो की वैल्यू रखता नहीं है। फार्मर के लिए रेनफॉल भगवान की तरह होता है, लेकिन जब हम अपने घर से काम के लिए निकलते हैं और बारिश गिर रही होती है तो हम बिल्कुल उसे नापसंद करते हैं, लेकिन एक फार्मर के लिए तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी नीड या वांट है। ठीक, तो हमारी इकोनॉमी में या हमारी सोसाइटी में अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं और उनकी वांट्स भी क्या होती हैं? अलग अलग होती है। तो हम इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र में कोशिश ये करते हैं कि जितने भी रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेस हो चाहे वो किसी भी टाइप के रिसोर्सेस या संसाधन या साधन हो, हम उन रिसोर्सेस का इस तरीके से यूज़ करें कि इस फार्मर को उसका रेनफॉल या पानी या लोन अच्छे से मिल सके, इस स्टूडेंट को उसकी एजुकेशन या जॉब अच्छे से मिल सके, एक बिजनेसमैन को अच्छा प्रॉफिट या रॉ मटेरियल मिल सके। तो हमारी इकोनॉमिक्स में बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ये करने की कोशिश की जाती है कि रिसोर्सेस को इस तरह से यूटिलाइजेशन किया जाए, उसका इतनी अच्छी तरीके से यूज़ किया जाना चाहिए, उपयोग किया जाना चाहिए कि सभी की वांट्स ज़्यादा से ज़्यादा और मैक्सिमम पूरी हो। ठीक, सभी की मांगे जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो। नेक्स्ट पॉइंट पर नज़र डालते हैं थोड़ा सा।
इसके अलावा इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आते हैं, वो होता है बेटा एक प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण और कंजम्पशन मतलब सेवन। अब जो हमारे पास रिसोर्सेस है ना, बेसिकली हम उन रिसोर्सेस को का फॉर्म चेंज करते हैं प्रोडक्शन के अंदर। तो एक तो प्रोडक्शन और दूसरा उसका डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा उसके कंजम्पशन की कोशिश करते हैं अपने इकोनॉमिक्स में। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इकोनॉमी को अच्छे से चलाने के लिए हम इन 3 फैक्टर्स को बेसिकली यूज करते हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन या कंजम्पशन को। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल मेरे पास है, अगर थोड़ी सी हम नजर डालते हैं तो एक बिजनेसमैन है, ठीक, बिजनेसमैन या एक मैंने बिल्डिंग बनाई है ना, ड्राइंग बहुत खराब है तो ड्राइंग पे फोकस नहीं करेंगे, बातों पे फोकस करेंगे, है ना। तो एक बिल्डिंग है, एक बिजनेस है, ठीक। अब ये बिजनेसमैन क्या करता है, ये बिस्किट बनाने का बिजनेस करता है। क्या करता है, बिस्किट बनाने का बिजनेस। और यहाँ पर एक कस्टमर है, उपभोक्ता जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, है ना, कंज्यूमर, ठीक। तो एक कंज्यूमर क्या करता है, इस बिजनेसमैन से बिस्किट खरीदता है और बदले में उसे क्या देता है, पैसे देता है। क्या देता है, पैसे। अब ये जो बिजनेसमैन है ना, बिजनेसमैन क्या करता है, एक तो अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट देगा। किसको पेमेंट देगा, अपने एम्प्लॉयज़ को। दूसरा ये बिजनेसमैन क्या कोशिश करता है, ये कोशिश नहीं करता, ये अपने सप्लायर को भी पेमेंट देता है। सप्लायर वो इंसान होता है जिस इंसान से हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, कच्चा सामान खरीदते हैं। तो इस बिजनेसमैन ने उन पैसों से क्या किया, एक तो अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट की, दूसरा अपने रॉ मटेरियल की पेमेंट की, और तीसरा इस बिजनेसमैन ने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया। क्या पे किया, गवर्नमेंट को टैक्स पे किया। ओके, तो टैक्स मतलब कर पे किया, कर, ठीक। टैक्स का मतलब आई थिंक सभी को पता होगा। तो अब ये बिजनेसमैन कोशिश ये करता है कि ये सभी लोगों को पैसे दे, और बिल्कुल देता भी है। अब अगर ये कंज्यूमर जो स्टार्टिंग में जिसे हमने बेस समझा था, ये कंज्यूमर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो गवर्नमेंट अपने टैक्स के पैसों से ही अपने कंज्यूमर को क्या देती है, सैलरी देती है, वेतन देती है, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंज्यूमर पैसे दे रहा है बिजनेसमैन को, बिजनेसमैन गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट वापस से कंज्यूमर को। तो एक साइकिल की तरह एक इकोनॉमी काम करता है जिसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन का प्रॉपर अच्छी तरीके से यूज हो रहा है, और साथ ही साथ यूज हो रहा है सप्लाई ऑफ मनी का, जो हमारा लास्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम मनी को कुछ इस तरीके से यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं कि सभी की ज़रूरतें भी पूरी हो। और मनी तो एक मेजर की तरह यूज़ किया जाता है एक्चुअली इकोनॉमी में। तो हम बेसिकली अपने इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र में कोशिश यही करते हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन मतलब उत्पादन, वितरण और सेवन की मदद से हम सभी लोगों की ज़रूरतों को ऑप्टिमम तरीके से, ऑप्टिमम तरीका का मतलब होता है कम से कम संसाधनों का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश हम अपने इकोनॉमिक्स में करते हैं, ठीक। तो ये कुछ एक छोटा सा एग्जाम्पल था। बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए इकोनॉमिक्स से हम थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं, तो अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की। बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की, हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश की अर्थव्यवस्था। अच्छा, एक छोटी सी बात और, इकोनॉमिक्स अलग चीज़ होती है बेटा, इकोनॉमी अलग चीज़ होती है, ठीक। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, सब्जेक्ट, और इकोनॉमी एक पर्टिकुलर रीजन की अर्थव्यवस्था को बोला जाता है, एक पर्टिकुलर जगह, एक प्लेस की अर्थव्यवस्था को इकोनॉमी बोला जाता है। तो इसलिए हम इंडिया की इकोनॉमी, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इंडियन इकोनॉमी बोलते हैं, है ना। तो इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो आज से अगर 3, 4, 500 साल पहले की अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के पास ऐसा पूरा विश्व मानता है, आज भी ऐसा मानता है कि 400-500 साल पहले ना इंडिया के पास बहुत ही ज़्यादा गोल्ड रिजर्व और बहुत ही ज़्यादा वेल्थ यानी संपत्ति होती थी हमारे इंडिया के पास, ओके। और ऐसा भी माना जाता है कि वर्ल्ड की अबाउट 60 से 70% जो संपत्ति या वेल्थ है वो इंडिया के पास ही हुआ करती थी। किनसे पहले, मैं इन मुगल्स, इन अफगानीज के आने से पहले की बात कर रहा हूँ। तो अब बात कुछ ऐसी है, अफगानीज आए, मुगल्स आए, उसके बाद ब्रिटिश ने यहाँ पर रूल किया। ब्रिटिशर्स ने देखा कि इंडिया में बहुत सारे पैसे हैं, बहुत ज़्यादा वेल्दी है, तो उन लोग अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आए, बिजनेस वगैरह किए, और हमारी वेल्थ क्या होते गई, कम होते गई। हिस्ट्री में आप सभी लोगों ने, आई होप इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना। तो क्या होता है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है और उसकी वेल्थ है वो क्या होते गई, कमज़ोर होते गई, कम होते गई।
अब 1947 के आसपास इंडिया की जो इकोनॉमी की हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि उस समय ना इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न भी हुआ था, विभाजन भी हुआ था। तो उस दौरान होता ये है कि बहुत सारी मेजर इंडस्ट्रीज, जो बड़ी बड़ी उद्योग थे, इंडस्ट्रीज थी या कुछ डेवलप्ड चीज़ें थी, वो पाकिस्तान के पास चले गई और हमारे इंडिया के पास एक मेजर पोर्शन रह गया जो काफ़ी अंडर डेवलप्ड था या ज़्यादा डेवलप्ड नहीं हुआ करता था। ठीक, तो तब से फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब से हम कोशिश कर रहे हैं नई नई योजनाएं, नई नई नीतियां लाके कि हम अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और अगर एट प्रेजेंट की हम बात करते हैं तो आज की डेट में हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है या इंडियन जो इकोनॉमी है, ये वर्ल्ड में 5th प्लेस पे स्टैंड करती है, 5th इन द वर्ल्ड। हमारी जो इकोनॉमी है वो 5th इन द वर्ल्ड है। अगर नंबर 1 की बात करेंगे तो नंबर 1 में है अमेरिका, नंबर 2 में है चाइना, 3rd और 4th में जापान, जर्मनी है। हमने पिछले ही साल अक्टूबर 2019 में हमने यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को ओवरटेक करते हुए 5th पोजीशन अपनी इकोनॉमी को एक अच्छे प्लेस पे स्टैंड करवाया है। ठीक, तो हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है आज की डेट में 5th प्लेस इन द वर्ल्ड है। बिल्कुल इस बात को याद रखना है। और नंबर 1 पे कौन है भाई? यूएसए, 2nd पे चाइना। इस बात को भी बिल्कुल ध्यान रखेंगे। एक छोटी सी बात और, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, ना वो पूरी तरह से डेवलप्ड हुई है और ना ही बहुत ही ज़्यादा खराब अंडर डेवलप्ड है ना। डेवलपिंग बोल सकते हैं। डेवलपिंग मतलब जिस कंट्री या जिस देश के पास ज़्यादा अच्छी एजुकेशन ना हो, ज़्यादा अच्छी हेल्थ ना हो, ज़्यादा लोगों के पास रोज़गार ना हो, गरीबी थोड़ी ज़्यादा हो, महंगाई ज़्यादा हो, ये जो फैक्टर्स हैं तो इनसे हमने अभी पार नहीं पाया है। हमारे देश में ये प्रॉब्लम्स अभी भी चल रही है, तो हमारे देश को हम डेवलपिंग नेशन बोल सकते हैं। आगे चल के इन सभी टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से हम समझने वाले भी हैं। ठीक, तो इंडियन इकोनॉमी एक डेवलपिंग नेशन है। इसके अलावा मैंने बस इतनी सी बात बताई है कि 5th प्लेस पे स्टैंड करता है ये वर्ल्ड में। चलिए, तो एक छोटा सा टॉपिक और मेरे पास यहाँ पर है, GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हिंदी में अगर बोला जाए तो सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक, अब ये GDP होता क्या है? सबसे पहली बात तो ये, बहुत लोगों ने, हो सकता है कि बहुत सारे जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं पहली बार ही इकोनॉमिक्स की क्लास अटेंड कर रहे हैं, पहली बार इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट सुना और उसकी क्लास आप लोग देख रहे हैं। तो मैं बिल्कुल बेस से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ा के अपन पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो GDP की अगर हम बात करते हैं, बहुत बार हमने सुना है इंडिया की GDP का ग्रोथ रेट इतना है, इंडिया की GDP इतनी बढ़ रही है, इतनी कम हो रही है, अमेरिका से कंपेयर करेंगे तो हमारी GDP बहुत कम है, या ऐसा हमने बहुत बड़े GDP वर्ड सुना हुआ है। इसके अलावा हमने एक वर्ड पर कैपिटा इनकम भी सुना हुआ है ना। तो ये जो एक दो वर्ड्स है ना, या फिर HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सब वर्ड्स हमने सुने हुए हैं। ये सभी क्या होते हैं? ये सभी हमारी इंडियन इकोनॉमी के सूचक यानी कि इंडिकेटर्स होते हैं। ये बताते हैं कि हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कैसा परफॉर्म कर रही है। बोलने का मतलब ये है, हम GDP या पर कैपिटा इनकम की बेसिस पे ये देख पाते हैं कि पिछले साल हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, इस साल हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी है। बाकी देशों के कंपैरिजन में, मतलब अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, इन सभी से हम कंपेयर करते हैं खुद को और देखते हैं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो एक प्रकार से GDP इंडिकेटर से सूचक होते हैं हमारी इकोनॉमी के। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि GDP क्या होता है बेटा? इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमी होता है। सेकंड पॉइंट, GDP का मतलब देखते हैं कि होता क्या है। GDP का मतलब कुछ ऐसा है, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ रीजन और कंट्री फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। अगर हिंदी में बोला जाए तो एक पर्टिकुलर जगह पे, एक किसी स्थान पर या किसी कंट्री में एक पर्टिकुलर टाइम में, एक निश्चित समय में कुल जितना भी गुड्स या सर्विसेज, माल या सेवाएं उत्पन्न या उत्पादित की गई है, उसे हम क्या बोलते हैं? GDP। एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक बार फिर से बोलता हूँ,
एक पर्टिकुलर जगह पे टोटल जितने भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है एक पर्टिकुलर टाइम में, उसे हम क्या बोलते हैं, जीडीपी, मतलब सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। हमारा इंडिया एक साल के अंदर, वो पर्टिकुलर टाइम एक साल होता है ना, तो हमारा इंडिया एक साल के अंदर कुल कितना गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, जितने भी करता है ना सभी को हम टोटल कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, जीडीपी बोल सकते हैं। 2018 और 19 की अगर हम बात करते हैं, 2018 और 19 की बात करते हैं, तो हमारी कंट्री का जो जीडीपी था वो था अबाउट 148 लाख करोड़ या फिर 148 ट्रिलियन भी हम इसे बोल सकते हैं। अगर मैं लाख करोड़ या ट्रिलियन बोल रहा हूं, इसका मतलब ये है कि इस 148 के पीछे 12 जीरो लगे हुए हैं। कितने जीरो लगे हैं, 12 जीरो लगे हुए हैं। इसके अलावा हमारी इंडिया की जो जीडीपी है ना, वो वर्ल्ड में 5th प्लेस पे स्टैंड करती है। कहाँ स्टैंड करती है, 5th पोजीशन या 5th प्लेस पे स्टैंड करती है। इस बात को भी थोड़ा सा याद ध्यान में रखना है। तो इंडिया की जीडीपी ने पिछले साल 148 लाख करोड़ का टोटल उत्पादन किया है। इसके अलावा वो वर्ल्ड में 5th प्लेस पे है। ओके, तो चलिए भाई, जीडीपी का थोड़ा सा मतलब भी समझ आ गया, वो एक इंडिकेटर होता है, ये भी हमें थोड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया। एक छोटा सा पॉइंट और लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्रियल प्लस सर्विस, मतलब कृषि हो या उद्योग हो या सेवा हो, किसी भी क्षेत्र में हम जो कुल उत्पादन कर रहे हैं सभी को लिया जाता है जीडीपी के अंदर। मतलब जीडीपी में सभी क्षेत्रों के उत्पादन को या सभी क्षेत्रों के गुड्स या सर्विसेज जो हमने एक पर्टिकुलर टाइम पे प्रोड्यूस किए होते हैं उसे हम लेते हैं। अच्छा, अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो सीजी का जो पिछले साल 2018-19 का जो जीडीपी है उसे हम जीडीपी नहीं बोलते, उसे हम जीएसडीपी बोल देते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जो सीजी का पिछले साल का जीएसडीपी है वो रहा है कुछ 3.63 लाख करोड़। लाख करोड़ का मतलब इस 3 पॉइंट के बाद 12 जीरो लगे हुए हैं। कितने जीरो लगे हुए हैं, 12। ओके, अच्छा, और इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ है ना, ये स्टेट वाइज 18th नंबर पे स्टैंड करता है। कौन से नंबर पे स्टैंड करता है, 18th नंबर पे स्टैंड करता है हमारे इंडिया में स्टेट वाइज। पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे है भाई महाराष्ट्र, अबाउट ये कुछ 30 लाख करोड़ की जीडीपी उत्पन्न करता है हर साल लगभग, लास्ट लेटेस्ट जो न्यूज़ है वो। और सेकंड नंबर पे हमारा तमिलनाडु, जो साउथ के रीजन्स है ना, ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं जीडीपी प्रोड्यूस करने के मामले में। इसके अलावा अगर दिल्ली की बात करोगे तो वो भी 7 से 8 लाख करोड़, मतलब छत्तीसगढ़ से जस्ट डबल अकेला दिल्ली जो है, हमारा दिल्ली जो है वो प्रोड्यूस कर देता है जीडीपी के नाम से। तो कुछ कुछ बातें हैं जो बिल्कुल आप याद रखेंगे, इसे कहीं पर लिख के रख लेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अच्छा, एक छोटी सी बात और जीडीपी को लेके एक छोटी सी बात और करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं ना, तो बेसिकली इसमें एक वर्ड आया हुआ है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, घरेलू। घरेलू का मतलब होता है घर का। घरेलू का मतलब होता है घर का। तो घर का बोलने का मतलब ये है कि इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर जितने भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे ना, सिर्फ उनको लिया जाएगा। बाउंड्री के बाहर हो रहा है तो उसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाउंड्री के अंदर की चीज़ों को लेना है, बाउंड्री के बाहर की चीज़ों को नहीं लेना। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। हमने पतंजलि की टूथपेस्ट बनाई इंडिया में, अब हम उसे चाइना हमारे तो शायद ही खरीदेंगे, हम उसे बांग्लादेश या श्रीलंका या किसी और कंट्री में बेचते हैं, तो वो लोग वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बना कहाँ पर है, इंडिया में बना है। तो जीडीपी में ऐड होगा ना, बिल्कुल जीडीपी में ऐड होगा। तो हमने क्या किया, उस पतंजलि के टूथपेस्ट को इंडिया से एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात कर दिया हमने, लेकिन बिल्कुल उसे जीडीपी में काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर हम चाइना से मोबाइल फ़ोन्स खरीद के लेके आ रहे हैं और अपने इंडिया में यूज़ कर रहे हैं, तो क्या उसे जीडीपी में लिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। जैसे कि वो चाइना में प्रोड्यूस हुआ है या चाइना की कंपनी है, तो उसे हम अपने जीडीपी में बिल्कुल काउंट नहीं करते। बोलने का मतलब ये है, एक्सपोर्ट को जीडीपी में काउंट किया जाता है, लेकिन इंपोर्ट को यानी कि आयात को बिल्कुल इंडिया की जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल मेरे पास है। हमारा ना घर है, और घर में ना हमारी मम्मी खाना बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हमारे घर में हमारी मम्मी खाना बनाती है। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम कोई अच्छे रेस्टोरेंट में जाके मस्त भरपेट खाना खा लें, है ना। अब
टेस्टी हो सकता है कि रेस्टोरेंट का कभी कभी हमें बाहर का लगे, लेकिन सभी लोगों को पता है कि ज़्यादा हेल्दी खाना कौन सा है और ज़्यादा सस्ता खाना भी कौन सा पड़ेगा, है ना। सभी को पता है कि घर में खाया जाने वाला खाना एक तो हेल्दी भी रहता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से प्यार से मम्मी बनाती है, और दूसरी बात बहुत ही ज़्यादा कम पैसों में हमको इतना अच्छा खाना मिल पाता है। ठीक, तो बस जीडीपी के साथ भी बात यही है, घर का खाना खाइए तो ज़्यादा बेटर है, बाहर के प्रोडक्ट्स को बिल्कुल हम जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये बात भी थोड़ी सी अच्छी तरीके से समझ आई होगी। तो चलिए राइट साइड ऑन द बोर्ड हम थोड़ा सा अपने सीजीपीएससी के टॉपिक्स को भी थोड़ा सा नज़र डालते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा हमने एक्चुअली किया क्या है ना, आपके सीजीपीएससी का जो भी सिलेबस है उसको हमने 6-7 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और इसके साथ हमने कैटेगरीज फिक्स कर दी है कि किस में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इंपॉर्टेंट तो सभी चीज़ें है ना, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट ना हो। तो हमने एक बस कैटेगरी या कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग टॉपिक्स में उसे बांट दिया है। ठीक है, इसके अलावा हम राइट साइड में ये भी देख लेते हैं कि किस टॉपिक को हम कितना समय या कितना टाइम देने वाले हैं अपने आने वाले सीजीपीएससी के इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस में। तो सबसे पहले इस राइट साइड में देखेंगे सभी, इंट्रोडक्शन, आउटपुट या स्ट्रक्चरल चेंजेस, हिंदी में बोला जाए तो परिचय, उत्पादन या संरचनात्मक परिवर्तन ऑफ इंडिया, मतलब भारत की जो इकोनॉमी है उसका परिचय, उसका आउटपुट या उत्पादन या उसकी जो संरचना या स्ट्रक्चर है। इस टॉपिक से ऐसा एक भी साल नहीं हुआ पिछले 8 से 10 सालों में कि इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो, चाहे वो इंडिया लेवल की बात करें चाहे वो छत्तीसगढ़ लेवल की बात करें, बिल्कुल इस टॉपिक से क्वेश्चन आना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम इसे 3 स्टार देंगे। 3 स्टार का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। ठीक, तो इस टॉपिक को हम आने वाले टाइम में 4 से 5 दिन देने वाले हैं पढ़ने के लिए। 4 से लगभग 5 दिन हम इस टॉपिक को विस्तार पूर्वक बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे और ये बिल्कुल 3 स्टार के लायक हमारा ये टॉपिक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इंडिया। अब डिफरेंट सेक्टर्स मतलब विभिन्न जो क्षेत्र हैं भारत के, जैसे कि हमारा कृषि है, हमारा औद्योगिक है या हमारा सेवा है, मतलब एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल या जो सर्विस सेक्टर है, इनको भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। अक्सर कृषि की योजनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल नई पॉलिसीज इंडस्ट्री के लिए बनाई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, वो पूछी जाती है। इसके अलावा सर्विस सेक्टर का भी क्वेश्चन आता है कि सर्विस सेक्टर हमारी जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन देता है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो ये भी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा एक साल नहीं हुआ कि इस टॉपिक से भी क्वेश्चन ना आया हो। दिखने में छोटा है लेकिन बहुत बड़ा टॉपिक है, काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वे में हमें इसे पढ़ना है, तो इसलिए हमने इसे दिए हैं 8 डेज का टाइम। इसमें क्योंकि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री मतलब कृषि, उद्योग और सेवा तीनों को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हमें समझना और पढ़ना है, तो इस टॉपिक को भी बिल्कुल हम 3 स्टार देना चाहेंगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति। फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति, इसके अंदर ना अक्सर जीएसटी के ऊपर मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके अलावा पब्लिक डेब्ट मतलब यही कोई सार्वजनिक व्यय या सार्वजनिक वित्त, इसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति को हमने 4 या 5 दिन दिए हैं इसको पढ़ने के लिए। इसके अंदर भी हमें काफ़ी टाइप के टॉपिक पढ़ने हैं। इसके अंदर बजट को अच्छे से समझना है, इसके अलावा पब्लिक डेब्ट, पब्लिक फाइनेंस को अच्छे से समझना है, और इसके अलावा जो टैक्स है, चाहे वो जीएसटी हो या चाहे वो किसी अलग तरीके के जो टैक्स हो, उस टैक्स सिस्टम को, टैक्स स्ट्रक्चर को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें समझना है। इस टॉपिक से भी हर साल एक ना एक क्वेश्चन पूछा जा ही रहा है। अक्सर जीएसटी का क्वेश्चन अभी लेटेस्ट में शायद पूछा गया था इसमें, तो फिस्कल पॉलिसी को भी अब हम 3 स्टार देते हैं। अब अगर आगे बात बढ़ाएं तो प्लानिंग इन इंडिया या भारत की योजनाओं के बारे में बात करते हैं। पंचवर्षीय योजनाएं बहुत पहले से 1951 से शुरू की गई थी हमारी कंट्री में, हमारे देश में, क्योंकि हम अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकें और उसे एक अच्छी ऊंचाइयों पर लेके जा सके। 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद इसका जो सिस्टम चेंज कर दिया गया, नीति आयोग को ला दिया गया जो एक थिंक टैंक है।
काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे। पंचवर्षीय योजनाओं में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो नए नए डिसीजंस लिए गए हैं या नई नई नीतियाँ या पॉलिसीज़ आई हैं या जो डिसीजंस गवर्नमेंट ने लिए हैं, उनको हम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते रहे हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है या इस योजना की इंपॉर्टेंस क्या है। इसके अलावा नीति आयोग के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस 2-3 बार आ चुके हैं आपके CGPSC के एग्जामिनेशन में। तो इस प्लानिंग इन इंडिया को हम देते हैं 2 स्टार। ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट तो हालांकि सभी है, कोई ज़्यादा या कम तो है नहीं, है ना। तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें इसे भी पढ़ना है। हालांकि टॉपिक्स जितने भी लिखे हैं सभी को अपनी अपनी जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमने इसे दिए हैं 4 दिन का समय, हमने इसे दिया है 4 दिन का समय पढ़ने के लिए। 4 दिन बहुत ज़्यादा अच्छे से हम इसे पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या उसका स्ट्रक्चर या मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मौद्रिक नीति को भी हमें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना है। RBI के भी ऊपर अक्सर क्वेश्चंस आते रहे हैं। स्ट्रक्चर मतलब जो संरचना है जो अपने बैंकिंग सिस्टम की हमारे इंडिया में, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आते रहे हैं। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी और मौद्रिक नीति तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे भी हमने 2 स्टार दिए हैं क्योंकि अभी लेटेस्ट में थोड़े से क्वेश्चंस कम पूछे जा रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाए इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफ़ी मायने रखता है। 4 दिनों का समय हमने बैंकिंग सिस्टम को दिया है पढ़ने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। लगभग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यानी विदेशी व्यापार नीति से भी हर साल क्वेश्चन आ रहा है, तो हम इसे 3 स्टार देंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें अक्सर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, फॉरेन की जो नई नई पॉलिसीज़ है उसके बारे में पूछा जा रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आयात निर्यात की जो पॉलिसीज़ है उसके बारे में पूछा जा रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में या इंटरनेशनल लेवल पे हमारा इंडिया कहाँ स्टैंड करता है और हमारे क्या रिलेशन है बाकी कंट्रीज़ के साथ, इसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस आते रहे हैं और आ ही रहे हैं। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को हमने 5 दिन दिए हैं पढ़ने के लिए और इसे भी हमने 3 स्टार दिए हैं। और लास्ट हम बात करते हैं पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, गरीबी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन को हम महंगाई भी बोल सकते हैं लोकल लैंग्वेज में, बट उसे मुद्रास्फीति बोला जाता है। तो इसके अलावा फूड सिक्योरिटी। अच्छा, जितने भी पार्ट्स में हमने इन सभी चीज़ों को क्लासिफाई किया है, बांटा है, इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम साथ में पढ़ते जाएंगे एडिशनल। मैंने मेन टॉपिक्स का यहाँ पर नाम लिखा है। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो पॉवर्टी के ऊपर अक्सर वो पॉवर्टी लाइन का क्वेश्चन आ जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। अनएम्प्लॉयमेंट का एक कोई टाइप है डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, उसके ऊपर क्वेश्चन मेंस में आ चुके हैं आपके CGPSC में। और इन्फ्लेशन के ऊपर भी अक्सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेशन इन तीनों में से, और हालांकि इंपॉर्टेंट तो सभी है। तो इनके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस आते रहे हैं, थोड़ा सा कम आते हैं बाकी टॉपिक से कंपैरिजन में, इसलिए हम इसे 1 स्टार देंगे। ओके, और हमने इसको पढ़ने के लिए 4 दिन का समय लिया है। कितना समय लिया है? 4 दिन का समय लिया है। अगर इसे इन सभी को टोटल किया जाए तो लगभग 35 डेज हो रहे हैं और 5 दिन हम इसमें ऐड कर लेते हैं अदर टॉपिक्स। अगर हमारे पास कोई अदर टॉपिक्स बच जाते हैं, छूट जाते हैं, छूटेगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन अगर कुछ नया करंट अफेयर से रिलेटेड है, बजट से रिलेटेड है, या कोई भी चीज़, अब जैसे मॉनेटरी पॉलिसी जो है ना, वो अक्सर अपने 2 या 3 महीने में ही रेट्स चेंज करते रहती है, तो ये सभी चीज़ें हम इसमें अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो अदर टॉपिक्स के लिए भी हमने इसको 5 दिन दिए हैं, तो टोटल हमारे पास पढ़ने के लिए होते हैं 40 डेज। लगभग 40 से 45 मतलब 1 से 1.5 महीने के अंदर ये पूरा इंडियन इकोनॉमी हम काफ़ी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अगर मैं इकोनॉमिक सर्वे की बात करूं तो इकोनॉमिक सर्वे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, वो एक अपने आप में एक सब्जेक्ट समझ लीजिए, है ना। तो हम हर टॉपिक के साथ इकोनॉमिक सर्वे का भी एक टॉपिक लगभग हर लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं आप लोगों को फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति पढ़ा रहा हूं तो साथ में इकोनॉमिक सर्वे का भी एक टॉपिक बिल्कुल हम पढ़ेंगे। अगर हम प्लानिंग पढ़ रहे हैं तो योजनाएं पढ़ रहे हैं तो उसके साथ भी इकोनॉमिक सर्वे का एक टॉपिक हम बिल्कुल पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हर हफ्ते या हर 10 दिनों में कोशिश ऐसी रहेगी कि हम आप लोगों का प्रॉपर टेस्ट
एक रख सकें। कोशिश करेंगे सैटरडे या संडे को वो टेस्ट हो। अब थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे होता है तो बात अलग है। तो हम कोशिश करेंगे कि हर 7 या 10 दिनों में आप लोगों का एक टेस्ट रखा जाए, जो टॉपिक हमने पढ़े हैं उनके ऊपर। और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से हम इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। और इसके अलावा डाउट क्लियर की अगर बात करें तो बिल्कुल हम आपसे बिल्कुल कनेक्टेड रहेंगे हर दिन हर समय। हो सकता है आप बिल्कुल मुझसे जैसे चाहे वैसा कनेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं, और जो भी आपके डाउट होंगे हम बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे उसे क्लियर करते जाएंगे। चलिए ठीक है, अच्छे से एक बार देख लीजिए, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच।